हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पीएस। और आज हम जो है फिजिक्स महामैराथन पार्ट 2 कवर करने वाले हैं और ये फाइनल पार्ट होगा। इस पूरे पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं हीट के बारे में, अर्थात ऊष्मा के बारे में। इसके बाद हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स, एनर्जी, वो तमाम सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और इसके साथ साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है स्टेट ऑफ मैटर। इसके साथ ही साथ हम जो है लास्ट में डिस्कस करेंगे साउंड के बारे में भी, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीजीपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत ही जल्द जो है सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो ये फिजिक्स का फाइनल पार्ट है। और इसके साथ साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। तो एक महामैराथन वीडियो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे आएगा, जहाँ से क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको बोल सकता हूँ कि वो क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। वो सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो चलिए हम पहले इसे कवर करते हैं और उसके बाद फिर मैं दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन को भी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं ऊष्मा की, ठीक है, हीट जिसको हम ऊष्मा बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर किसी भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली टेम्परेचर बोलते हैं। मतलब कि जो उसकी जितना भी वो गर्म होगा या फिर ठंडा होगा, उसकी कोटि हम बोल रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर तापमान बोल रहे हैं। अब इस तापमान को मापने वाला जो डिवाइस है पेपर में पूछा जाता है, तो वो क्या है, थर्मोमीटर है। तो ये आपको याद रखना है, मेन कीवर्ड है द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर, तापमान जिसे हम बोलते हैं। और किस डिवाइस के द्वारा इसे मापा जाता है, तो इसका आंसर हो गया थर्मोमीटर। अब एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि थर्मोमीटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो ये आपको हम यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज इसकी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं आपको बात बताऊं कि बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको याद रखना है। तो बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए जो थर्मोमीटर हम इस्तेमाल करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। अगर हम बात करें लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, तो यहाँ पर आप रेंज देखेंगे -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के लगभग 110 डिग्री सेल्सियस तक आपको यहाँ पर रेंज देखने को मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जो कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। और इसके अलावा एक और डिवाइस होता है जो मैं यहाँ पर मेंशन नहीं किया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ। अगर थर्मोमीटर के अलावा मान लो कोई और ऑप्शन पूछना हो तो वो पूछेगा बेसिकली थर्मोकपल नाम से एक डिवाइस होता है, ठीक है, थर्मोकपल। तो थर्मोकपल आपको याद रखना है, थर्मोकपल, ठीक है। अगर पूछ ले पेपर में तो ये आपको ध्यान रखना है, थर्मोमीटर या फिर थर्मोकपल, दोनों में से कोई एक डिवाइस आपको पूछ सकता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आगे हम चीज़ों को। देखो, हीट ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं। तो देयर आर 3 डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। एक तो हम बोलते हैं चालन, कंडक्शन, ठीक है। इसके बाद हम बोलते हैं कन्वेक्शन, संवहन। और उसके बाद आता है रेडिएशन, जिसको हम विकिरण बोलते हैं। बस आपको इतना ही जानना है इसमें कि जितने भी ठोस जो ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर हम बात करें ठोस जो मतलब कि सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उसमें किसके जरिए हीट ट्रांसफर होता है, कंडक्शन के जरिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। एक रॉड है, एक साइड से हम गर्म कर रहे हैं, तो इसमें जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन आपको देखने को मिल रहा है। अगर कन्वेंशन की बात करें, जिसको हम संवहन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। तो संवहन में अगर हम देखें तो संवहन में जो हीट ट्रांसफ़र होता है या तो वो लिक्विड में होगा या तो वो गैस के फॉर्म में होगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पानी को गर्म कर रहे हो या गैस गर्म हो रही है, तो ये सब का सब जो यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है। बोलने का मतलब यह है कि अगर मॉलिक्यूल बहुत पास में है और मॉलिक्यूल बिना मूव किए अगर अपने हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, तो ये सॉलिड हो गया। अगर हम बात करें कि जो लिक्विड होते हैं उसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो अगर एक मॉलिक्यूल हीट जो है अटेंड कर रहा है या फिर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसको हीट ट्रांसफ़र करने के लिए थोड़ा मूव करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर इसको हीट मिलेगा, फिर ये इधर मूव करेगा। इस प्रकार से हम बोल रहे हैं कि लिक्विड में हो रहा है। सेम चीज़ गैस में हो रही है। गैस में जो मॉलिक्यूल है वो और दूर दूर है, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पहले हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, फिर दूसरा तीसरे को। तो इस तरीके से हीट ट्रांसफर अगर होता है तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। अब आते हैं रेडिएशन। रेडिएशन में कोई भी माध्यम नहीं होता, अर्थात सॉलिड, लिक्विड, गैस की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। जैसे सूर्य से अगर हम बात करें, सूर्य अगर मान लो है और ये पृथ्वी है, तो सूर्य से विकिरण के फॉर्म में जो है हमको जो है हीट ऊष्मा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के विकिरणों को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर या विकिरण के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट जो है
अगले बात करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कंडक्शन में किस प्रकार से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, और कन्वेक्शन में कैसा हो रहा है, और रेडिएशन में किस प्रकार से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो सॉलिड में आपको याद रखना है कि चालन होता है, और लिक्विड और गैस में संवहन होता है, और अगर वहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेस में अगर हम देखें वैक्यूम है, निर्वात है, और उस स्थिति में वहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है, रेडिएशन के जरिए हो रहा है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अर्थात ऊष्मागतिकी के नियम, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 नियम है, आपको याद रखना है। पहला नियम क्या बोलता है कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स द सेम, मतलब ब्रह्मांड की जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है, वह एक समान होती है, हमेशा स्थिर होती है, केवल ऊर्जा का रूप ही बदलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि दैट एनी स्पॉन्टेनियसली ऑकरिंग प्रोसेस विल ऑलवेज लीड टू द एस्केलेशन इन द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। बोलने का मतलब ये है, कभी भी कोई भी जो प्रक्रिया है, अगर वो अचानक से हो रही है, स्पॉन्टेनियसली हो रही है, तो उससे एंट्रोपी में क्या होगा, वृद्धि होगी। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी जो कि एक फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आप समझ लीजिए, एंट्रोपी जो है इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी यादृच्छिकता की माप है, अर्थात मान लीजिए आपका रूम फैला हुआ है पूरी तरह से, तो हम उसको फिजिक्स के टर्म में बोलेंगे कि इसकी एंट्रोपी फैली हुई है, एंट्रोपी बहुत ज़्यादा है। अगर वो पूरा रूम का जो है एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड है, तो उसको हम बोलेंगे कि इसकी एंट्रोपी कम है। वो बोलने का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ बिखरी हुई है और लगातार बिखर रही है, दूर जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंट्रोपी उसकी इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर आपको यही जानना है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगातार ब्रह्मांड की एंट्रोपी में वृद्धि हो रही है, इसकी यह बात करता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या बोलता है कि एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन इज इक्वल टू 0। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल को अगर 0 केल्विन टेम्परेचर, जिसको एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर बोलते हैं, तो उस समय पे उसकी एंट्रोपी क्या होती है, 0 होती है। इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते जाएंगे तो एंट्रोपी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सेकेंड लॉ जो बोल रहा है, और यदि किसी वस्तु का तापमान को 0 डिग्री पर, 0 डिग्री केल्विन, याद रखना सेंटीग्रेड नहीं, 0 डिग्री केल्विन पर रख दिया जाए तो उसका एंट्रोपी क्या होता है, 0 होता है। इस बात को यहाँ पर बोला गया है। तो ये 3 लॉ हैं, तीनों लॉ को आपको याद रखना है। मैं फिर से समराइज कर दे रहा हूँ। पहला लॉ बोलता है कि यूनिवर्स की जो ऊर्जा है वो एक समान होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। दूसरा लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई भी स्पॉन्टेनियसली ऑकरिंग प्रोसेस है, लगातार अचानक से कोई प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें हमेशा जो है क्या होगा, एंट्रोपी में वृद्धि होगी यूनिवर्स की। और तीसरा क्या बोल रहा है कि यदि मान लो किसी वस्तु का या किसी निकाय का, अगर किसी सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे है, तो उस समय पे उसकी एंट्रोपी भी क्या होगी, 0 होगी। बस ये 3 लॉ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर पेपर में आ गया तो इनसे संबंधित चीज़ों को आप वहाँ पर सॉल्व कर पाओ, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं अब अगला चैप्टर जो है हमारा मोशन और ये सारी चीज़ें स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ फोर्स के बारे में। तो फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स जो है, या तो हम फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं पुश या फिर पुल, मतलब किसी चीज़ को धक्का देना या खींचना एक प्रकार से किसी एक डायरेक्शन में, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम फोर्स बोलते हैं तो यहाँ पर 2 कैटेगरी के फोर्स हमको देखने को मिलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और एक जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब कि यदि मान लो 2 ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों के बीच में अगर फोर्स लग रहा है, वो दोनों एक दूसरे के टच में है, तो उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। अगर ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बीच में कोई फोर्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। तो पेपर में आपको एग्जाम्पल पूछेगा इससे, तो एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये बॉल को पकड़ के जो है उसमें फोर्स लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बॉल को किक करने के लिए यहाँ पर टच किया जा रहा है, यहाँ पर इसी प्रकार से इस रैकेट जो खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भी एग्जांपल आप देख रहे हैं, सारे के सारे कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि मस्कुलर फोर्स, जो मांसपेशीय फोर्स होता है, मांसपेशीय बल होता है, वो किसका एग्जाम्पल है, अगर पूछा जाएगा पेपर में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एग्जांपल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। इसी प्रकार से चुंबकीय जो बल है, मैग्नेटिक फोर्स, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, ये भी एग्जांपल है किसका, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट मतलब टच करना पड़ेगा, टच करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी को धक्का देना चाहते हैं तो हम उसको टच करेंगे, इस प्रकार से उसको हम बोल रहे हैं मांसपेशी द्वारा आरोपित बल। इसका मतलब मस्कुलर फोर्स एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये आपको याद रखना है। मतलब बिना किसी संपर्क के यह बल आरोपित किया जाता है।
आगे हम बढ़ते हैं और 4 फंडामेंटल फोर्स के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली यहाँ से क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं। तो कौन से 4 यूनिवर्सल या फिर फंडामेंटल मूलभूत बल पूछेगा आपको पेपर में प्रकृति में, तो 4 हैं। कौन कौन से? एक तो गुरुत्वाकर्षण बल है, एक तो जो है वीक फोर्स है, ठीक है। इसके बाद में एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और एक होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो ये 4 बल आपको याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण जो है वो सभी ऑब्जेक्ट जितने भी हैं उन सब पे वो क्या जो है काम करता है। अगर हम बात करें वीक फोर्स की, तो वीक फोर्स जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटे हैं, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स बोलते हैं, उनके बीच में लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो ये चार्ज के बीच में लगता है, आवेश के बीच में। और स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात करें तो ये क्वार्क्स और ग्लूऑन्स जो ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनमें लगता है। अब इंपॉर्टेंट बात करें, सबसे ज़्यादा रेंज जो होती है वो किसकी होती है? ग्रेविटेशन की होती है। सबसे कम रेंज किसकी होती है? स्ट्रॉन्ग फोर्स की होती है। इसको आपको याद रखना है, जिसकी शॉर्ट रेंज होती है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको इसको ऑर्डर में पूछे कि कौन सा ज़्यादा प्रबल है और कौन सा दुर्बल है, मतलब कौन स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है और कौन वीकेस्ट फोर्स है, तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जो कि न्यूक्लियस में लगता है। उससे कम स्ट्रॉन्ग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर ये वीक हो जाएगा और ये सबसे ज़्यादा वीक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा वीक है और स्ट्रॉन्ग फोर्स जो क्वार्क्स को बाइंड करके रखता है, बांध के रखता है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब आते हैं, अच्छा अगर आपको यूनिट पूछ ले फोर्स की, तो यूनिट बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है न्यूटन, ठीक है। न्यूटन जो आपको पूछा जाएगा, तो न्यूटन जो है ये फोर्स का क्या है? एक यूनिट है, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में, घर्षण जिसको हम बोलते हैं। तो घर्षण भी एक प्रकार का फोर्स ही है। जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, टच करते हुए, तो वहाँ पर जो है फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोल रहे हैं, ठीक है। व्हेन टू सरफेसेस रब अगेंस्ट ईच अदर, दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे हो गया स्टैटिक स्थित, उसके बाद स्लाइडिंग, उसके बाद रोलिंग और उसके बाद फ्लूइड। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो किससे पूछा जाएगा कि कौन सा फोर्स सबसे ज़्यादा मजबूत है, मतलब सबसे ज़्यादा हाई होती है वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की, और सबसे कम किसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर उन तीनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फ्लूइड फ्रिक्शन जनरली नहीं पूछा जाता, इन तीनों से आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली आपको बता दे रहा हूँ, ये ऑर्डर आप याद रख लेना कि जो स्टैटिक फोर्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे कम पूछा जाए तो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन की जो है सबसे कम होती है। और बीच में अगर हम बात करें तो स्लाइडिंग की होती है। ये तीनों को बस आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। रोलिंग, जिस बॉल बियरिंग जो होता है, जैसे टायर वगैरह में अगर हम पहिए को कनेक्ट करना है व्हीकल में, तो हम क्या करते हैं? बॉल बियरिंग का यूज़ करते हैं, जो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है ना, बॉल बियरिंग। इसमें छोटे छोटे बियरिंग्स लगे होते हैं। ये बॉल बियरिंग में कौन सा फोर्स होता है, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स होता है? रोलिंग। तो बेसिकली बॉल बियरिंग का इस्तेमाल ही इसी के लिए किया जाता है, ताकि फ्रिक्शन फोर्स को हम जो है कम कर सकें। लेकिन फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखना। बिना फ्रिक्शन के हम जो है आगे भी नहीं बढ़ सकते या कोई काम भी नहीं कर सकते। फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल, इसीलिए बोला गया है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो दो सरफेस रुके हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर में टिके हुए हैं, और अचानक से ये मूव करने लगता है, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई एक दूसरे के ऊपर में स्लाइड कर रहे हैं तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर मान लो कोई एक दूसरे के ऊपर रोल कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना है, और ये जानना है रोलिंग फ्रिक्शन का मान सबसे कम होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन का मान सबसे ज़्यादा होता है। बस इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये हो गया। तो इस फ्रिक्शन इज़ गुड और बैड, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिना फ्रिक्शन के तो कुछ काम हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज़ अ यूजफुल फोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, बट अगर ज़्यादा हो गया तो फिर हमारे लिए जो है ये नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि यहाँ से वियर एंड टीयर जो मशीन के पार्ट्स वगैरह घिसेंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ जो है क्या होगी? कम होगी। इसलिए फ्रिक्शन अच्छा है, लेकिन फ्रिक्शन ज़्यादा होना अच्छा नहीं है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मोशन पे, जिसको हम बोलते हैं गति। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मोशन। तो मोशन में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले स्पीड के बारे में, चाल के बारे में, ठीक है। तो मोशन में सबसे पहले हम देखते हैं चाल। तो चाल क्या होती है? चाल के बारे में अगर हम बात करें तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज़ नोन एज द रेट ऑफ मोशन और सिंपली स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बोलने का मतलब अगर सिंपल भाषा में बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी और डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, ओके। यह हम ले सकते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी भी सेम चीज़ ही है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्ट
यहाँ पर केवल हम बात कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है गिवन टाइम में, तो उसको हम स्पीड बोल दिए। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर बोल दिया जाए डायरेक्शन ऑफ मोशन भी यहाँ पर हमको मालूम है, अगर जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है डायरेक्शन भी हमको मालूम है, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी को बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम हम बोल रहे हैं, तो अगर वेलोसिटी को डिफाइन करना है तो यहाँ पर डी की जगह जो डिस्टेंस हम भी बोल रहे हैं स्पीड में, वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। और अगर हम बात करें यूनिट की, तो मीटर पर सेकेंड जो है इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। याद रखना है मीटर पर सेकेंड, ओके। या फिर इसको हम लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स, ये भी आपको याद रखना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी जो है ये जो है पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव तीनों हो सकता है। ये बात आपको याद रखना है कि वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव, जबकि स्पीड जो है नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं एक्सेलरेशन में। जब हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज़ डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। सिंपल सी अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं त्वरण। और त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर होता है जो चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब कि एक प्रकार से अगर हम बोलें तो जो वेग परिवर्तन की दर है, वेग में परिवर्तन, ठीक है, वेग परिवर्तन हम बोल सकते हैं। तो वेग परिवर्तन अपॉन जो है आपका क्या हो जाएगा, समय। तो इसको हम क्या बोल देंगे, त्वरण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पर जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड इनवर्स, या फिर इसी को हम लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड प्रति सेकंड स्क्वायर, ओके। आगे हम बात करते हैं प्रेशर की नेक्स्ट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कहीं पर हम ब्रेक लगा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको रिटार्डेशन, या फिर इसी को हम मंदन बोलते हैं। तो ब्रेक लगाना एक क्या है, मंदन है, रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन भी आपको कैसे देखने को मिलेगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा, जीरो देखने को मिलेगा, या नेगेटिव देखने को मिलेगा। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ओके। अब आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है ये है प्रेशर। प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर जो है बेसिकली ये एक फोर्स है जो एक यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस में अप्लाई होता है। तो अगर हम बात करें फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। अर्थात दाब क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है वही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो उसके यूनिट से पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रेशर का जो यूनिट है वो क्या है, पास्कल। इसके अलावा और भी यूनिट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो बार भी एक क्या है, यूनिट है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ATM भी एक क्या है, यूनिट है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो याद रखना है पास्कल आपको, ठीक है। तो पास्कल ऐसा ही यूनिट है किसका, प्रेशर का। चलिए अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, कहीं ना कहीं ये फोर्स और मोशन से जुड़े हुए जो हैं ये लॉ हैं। अब इसमें हम आते हैं सबसे पहले जो है न्यूटन्स लॉ के एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कि फर्स्ट लॉ को डिफाइन करते हैं, तो ये है इनर्शिया। तो इनर्शिया जिसको हम हिंदी में जड़त्व भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी का यूज़ करके वो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने जो चेंज इन मोशन वाले स्टेट हैं उसको वो अपोज करता है। मतलब अगर यहाँ पर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका द्रव्यमान मास m है, तो ये तो ऑब्जेक्ट है, इसका एक टेंडेंसी होगा, एक बिहेवियर होगा कि अगर इसके लोकेशन में, इसके पोजीशन में कोई चेंज आ रहा है तो वो उसको क्या करेगा, रजिस्ट करने का काम करेगा, उसको रोकने का काम करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। और ऐसा माना जाता है जितना ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही इनर्शिया होगा। अब इसी के बेसिस में हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जैसे कि फॉर एग्जांपल आइजैक न्यूटन जो है उनका जो 3 लॉ आए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पहला लॉ हमको देखने को मिलता है। वो लॉ क्या है, वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। पहला क्वेश्चन यही पेपर में पूछता है कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। या पूछेगा द लॉ ऑफ इनर्शिया इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ मोशन, तो वो पहला लॉ ऑफ मोशन है, पहला नियम है, आपको याद रखना है। अब इसमें क्या बोला जाता है कि मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये यहाँ पर रखा हुआ है एक सरफेस में, तो ये उस स्थिति में बने ही रहेगा, या फिर अगर मान लो ये मूव कर रहा है
तो ये लगातार उसी डायरेक्शन पे मूव करता रहेगा, उसी गति में। तो यही यहाँ पर बोला गया है, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल आरोपित ना कर दिया जाए। बोलने का मतलब ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन एंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। जब तक कि असंतुलित बल यहाँ पर लगाया ना जाए तब तक ये ऑब्जेक्ट जो है उसका स्टेट को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यही है लॉ ऑफ इनर्शिया, जो मैंने बताया कि ये कोई ऑब्जेक्ट एम है, अगर इसके स्टेट को चेंज करना है तो इसके इनर्शिया के अगेंस्ट में हमको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट के चेंज करने के लिए उसके स्टेट ऑफ मोशन को अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, यही है लॉ ऑफ इनर्शिया। ये बात आपको याद रखनी है। तो पूछता है कि इनर्शिया किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, तो आपको याद रखना है कि जो इनर्शिया होता है, जड़त्व होता है, वो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान अर्थात मास पे क्या करता है, डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा, या उसका उल्टा बोल लो, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। इसी को हम बोलते हैं बेसिकली मोमेंटम का भी लॉ बोलते हैं। अगर आपको कभी पूछ ले मान लो क्वेश्चन पेपर में कि विच लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मोमेंटम को ही हम बोलते हैं संवेग। तो संवेग में परिवर्तन, ये किस लॉ ऑफ मोशन से ये कंसेप्ट अवधारणा दी गई है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम डिफाइन किया गया था न्यूटन के द्वारा m इंटू वी। किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और वह वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, वेग v से क्या कर रहा है, गति में है, तो उसका संवेग कितना होगा, m इंटू वी। इसी पे आधारित है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो पूछेगा विच लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ आपको याद रखना है, या मोमेंटम से जुड़ा हुआ कौन सा लॉ है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, या उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। क्यों ऐसा बोला गया है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल दिया गया, F इज इक्वल टू एम इंटू, ये जो फार्मूला डिराइव करते हैं वो यही सेकंड लॉ से ही डिराइव होता है, इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है। बाकी कुछ चीज़ें आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर यही चीज़ बोली गई है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड टू दैट ऑब्जेक्ट। बोलने का मतलब F प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन t, इसके बराबर होता है। और यही इसी फार्मूला से ड्राइव किया गया F इज इक्वल टू ma। बस इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद में रखनी है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आपको पता है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसी को क्या बोला गया है, लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो पूछेगा कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स जो है ये कौन सा नियम कहलाता है न्यूटन का, तो तीसरा नियम, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल उसको हम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पूछा जाता है कि रॉकेट जो है उड़ रहा है, तो उस रॉकेट को उड़ने के लिए वहाँ पर कौन सा नियम काम कर रहा है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम कर रहा है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तीन लॉ ऑफ मोशन आपको याद रखना है। एक्शन रिएक्शन फोर्स बोलेगा तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम बोलेगा तो आपको याद रखना है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और इनर्शिया बोलेगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, और लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन जो मैंने बोला आपको, रॉकेट जोड़ता है उसके पीछे जो लॉ काम कर रहा है वो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ग्रेविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन। व्हाट इज ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो न्यूटन ने इसकी अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए ये बोला कि ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। वो जो फोर्स इनविजिबल फोर्स है, मतलब अदृश्य फोर्स है, लेकिन एक दूसरे पर आरोपित कर रहे होते हैं, सभी के सभी जो कण होते हैं वो। तो इस पूरे फोर्स को हमने क्या बोल दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दिया, ठीक है। इसका हम वन बाय वन समझते हैं। तो सर आइजैक न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ही रियलाइज्ड दैट द फोर्स प्रोपेलिंग अ फॉलिंग एप्पल टू द ग्राउंड इज द सेम एज अ फोर्स विच होल्ड अस टू अर्थ, द फोर्स इज ग्रेविटी। जो हमको बांधे हुए है पृथ्वी के सतह पर, वो फोर्स भी क्या है, ग्रेविटी है। और यहाँ पर उसी चीज़ को यहाँ पर जो है न्यूटन ने समझाया कि जो ग्रेविटी हमको नीचे की ओर खींचती है, पृथ्वी अपने सतह की ओर जो खींचती है, वही ग्रेविटी प्लैनेट में मतलब इस पूरे यूनिवर्स में हर प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को, और सन के चारों ओर जो प्लैनेट घूम रहे हैं, वो सारे के जो पीछे कारण हैं, या मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है, इन सब के पीछे कारण क्या है, कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ना मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इन्होंने
उस फोर्स को गणना करने के लिए, उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो उन दो वस्तुओं पर लगने वाले जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसको अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ऑब्जेक्ट के मास का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और उसके जो डिस्टेंस होगा उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इसको एक साथ अगर हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। और इसी को हम डिराइव करके लिखें तो ये कैपिटल G जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, फिर कैपिटल M फिर स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो अर्थ है और ये मून है तो कैपिटल M इंडिकेट कर रहा है कि इसको मून अर्थ के मास को, स्मॉल m इंडिकेट कर रहा है मून के मास को, R जो है ये इंडिकेट कर रहा है दोनों अर्थ और मून के बीच के डिस्टेंस को। और इस तरीके से हम अर्थ और मून के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी को यहाँ पर इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट किया गया है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी को बोला गया न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके द्वारा किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले जो फोर्स है उसको हम जो है क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, इसी फार्मूला से हमने एक और चीज़ कैलकुलेट की जो है स्मॉल g, जिसको हम बोल रहे हैं, बाकी आपको कैलकुलेशन जानने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, बस आपको याद रखना है स्मॉल g। स्मॉल g क्या है? गुरुत्वाकर्षण, इसको बोलते हैं त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसका मान होता है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो मान है, इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो मान है, इसका मान कहाँ पर मिनिमम और कहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो याद रखना है आपको, ध्रुवों में जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, जबकि इक्वेटर में, मतलब यहाँ पर 0 डिग्री में इसका मान क्या होगा, मिनिमम होगा। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। तो जो भी एक्सेलरेशन होता है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का, तो वो जो है डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर में, उसमें एक फैक्टर है स्मॉल g, जिसको गुरुत्वीय त्वरण बोला गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये जो 9.8 है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कहाँ होगा, तो पोल में होगा, और सबसे ज़्यादा वीक कहाँ पर होगा, तो ये होगा 0 डिग्री इक्वेटर में। एक बात तो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब जितना दूर जाते जाएंगे सतह से उतना कम होते जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान, तो ऊंचाई के साथ g का मान क्या होता है, कमज़ोर होते जाता है। ये आपको याद रखना है, जितना ज़्यादा ऊंचाई होगा उतना कम जो है क्या होता जाएगा, ग्रेविटी। एक बात और, अगर हम पृथ्वी की सतह के अंदर जाएंगे तो याद रखना ग्रेविटी जो होती है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, कमज़ोर होता है। तो सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण कहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपको याद रखना है सतह पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस बात को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। और जहाँ पर अर्थ में ज़्यादा डेंसिटी होगी वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं जहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, मास और जो भार, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। द्रव्यमान जिसको m बोलते हैं, जितना स्थान वो घेरती है आयतन के अनुसार से, उसको हम द्रव्यमान बोलते हैं। जबकि द्रव्यमान में अगर गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कर दिया जाए तो उससे हमको भार मिलता है। तो भार और द्रव्यमान में ये अंतर है कि द्रव्यमान में यदि गुरुत्वीय त्वरण का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ से हमको क्या वैल्यू मान प्राप्त होती है, भार की, वेट की वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, अब यही चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है कि चंद्रमा में अगर हम आपको पूछा जाए कि कितना जो है भार है किसी भी इंसान का, तो अगर मान लीजिए कि पूछा जाए कि मून में ग्रेविटी कितनी होती है अर्थ कंपैरिजन में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मून में जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ में ग्रेविटी की तुलना में 1/6 होती है। मतलब पृथ्वी की सतह पे जितनी भी गुरुत्वीय त्वरण का मान है उसका 1/6 कर दो, 1/6 गुना कर दो, तो आपको मून में मतलब चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान मिल जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है रिलेशन है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे जैसे यहाँ पर एक बात बोला गया है कि फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स इंक्रीज इन स्पीड, ऑब्जेक्ट गेट फास्टर एज दे फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, एयर रेजिस्टेंस विच अनदर फोर्सेस reduces the pace especially on object with high surface area. For example, a parachute increases surface area and air resistance reducing the speed of falling object. तो बोलने का मतलब है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जाते जाता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसका मान बढ़ते जाता है, इसलिए गिरते हुए स्पीड बढ़ती जाती है। इसीलिए जो बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपका पैराशूट है इसका एरिया बढ़ने से इसमें जो लगने वाला जो हवा का
वायु का जो घर्षण फोर्स है वो इसके स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा। तो इस तरीके से ये पैराशूट जो है वो काम करता है। तो यहाँ से हमने समझा कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है स्मॉल g, ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर ये पृथ्वी है तो इसके ध्रुव में ये होगा क्या, मैक्सिमम, और इसके यहाँ पर इक्वेटर में 0 डिग्री में ये होगा मिनिमम। पृथ्वी के सतह के अंदर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, कम होता जाता है। पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, कम होता है। ये बात आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, सतह पर, और सतह में भी कहाँ पर सबसे ज़्यादा, ध्रुवों पर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, याद रखना। जबकि इक्वेटर भूमध्य रेखा पर मिनिमम होता है। ये सारी बातें पेपर में पूछी जा सकती है, इन सारी बातों को ध्यान रखना। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि चंद्रमा के सतह पर अगर पूछा जाए, चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। इस बात को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को देखते हैं। व्हाट इज़ एनर्जी, ऊर्जा की बात करते हैं। तो अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूटन ने, और ऊर्जा पढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि न्यूटन ने ये सभी बताया कि जो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो चक्कर लगाने के पीछे जो रीज़न है, चक्कर लगाने के जो पीछे जो रीजन है वो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। याद रखना, गुरुत्वीकरण। बोलने का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड में किसी चारों की ओर घूम रहा है तो उसमें एक फोर्स काम करता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय फोर्स। अब ये अभिकेंद्रीय जो बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये अभिकेंद्रीय बल कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये अर्थ का ग्रेविटेशन, या अगर सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है तो उसके चारों ओर चक्कर लगाने के लिए गुरुत्वीय त्वरण किसका, सन का चाहिए। तो अल्टीमेटली ये अभिकेंद्रीय बल किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। ये बात आपको याद रखनी है। तो कोई भी ग्रह किसी के चारों ओर अगर चक्कर लगा रहा है तो उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपको ध्यान रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको पूछा जाए कि जो लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, मतलब जो भी उपग्रह हैं उनको अगर चारों ओर गति करना है तो वो कितने स्पीड से जाएगा, उसका दूरी कितना होगा, उसकी स्पीड कितनी होगी चारों ओर, इस सबको बताने के लिए केपलर के द्वारा एक लॉ दिया गया था जिसको केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बोलते हैं। उपग्रह का केपलर का नियम, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम तो न्यूटन ने दिया, लेकिन केपलर के द्वारा एक नियम दिया गया था जिससे ये पता लगाया जाता है कि कोई भी उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर किस तरीके से जो है चक्कर लगाता है, उसकी गति क्या होगी, उसका दूरी क्या होगा, उसका स्पीड क्या होगा। ये सारी चीज़ें केपलर लॉ के माध्यम से पता लगाया जाता है। जबकि इसका कारण गुरुत्वाकर्षण है, इसको बताया किसने, न्यूटन ने। तो ये दो चीज़ को भी आपको यहाँ पर याद रखना है ना। आगे हम बात करते हैं ऊर्जा क्या है, व्हाट इज़ एनर्जी। तो एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी, हम ऊर्जा को बोलते हैं कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा कहलाती है। एबिलिटी टू डू वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। तो यू आर एबल टू डू एनीथिंग बिकॉज ऑफ एनर्जी। जैसे आप जंप कर रहे हैं, बाईसाइकिल राइड कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, एनर्जी, सब जगह में एनर्जी का जो है इंपॉर्टेंट रोल आपको देखते हैं। तो कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। अब इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। हिंदी में अगर बोले तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी को हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। अगर कोई वस्तु किसी एक हाइट में रख दी जाए, तो इसमें जो ऊर्जा होगी वो होगी उसकी स्थितिज ऊर्जा। लेकिन कोई मूव करने वाली अगर वस्तु है, मान लो कोई गेंद अगर मूव कर रही है, तो उसमें जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, उस गति की, मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा होगी। अब यहाँ पर देखते हैं तो कोई भी वस्तु अगर रुकी हुई है तो उसके पास में एक एनर्जी संचित है, स्टोर्ड है, उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो रुकी हुई वस्तु पे जो ऊर्जा होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब वो कार्य कर सकता है उस ऊर्जा को उपयोग करके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रेच किए हुए हो, अगर धनुष जो है बाण, उसमें बाण को एकदम खींच के रखे हुए हो, तो यहाँ पर जो ऊर्जा होगी जब तक उसको रोक के रखे हो वो ऊर्जा कहलाएगी स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही छोड़ोगे वह ऊर्जा अब बदल जाएगी किसमें, गतिज ऊर्जा में। इसी प्रकार से ये बॉल रखी हुई है यहाँ पर एक हाइट में, तो इसमें जो ऊर्जा है ये कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। इसी प्रकार से हॉकिंग यहाँ पर रखा हुआ है, ये भी कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। जैसे इसमें पड़ेगा तो ये बन जाएगा इसका गतिज ऊर्जा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं काइनेटिक ऊर्जा। यदि कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, मतलब गति कर रही है, तो गति की अवस्था में होते हुए किसी ऑब्जेक्ट में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा।
काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा फास्ट मूव करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी, इस बात को याद रखना है। तो अगर हम बात करें जैसे बास्केटबॉल अगर एयर में है तो वहाँ पर कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। अगर एक मोशन में बाइसाइकिल है तो यहाँ पर कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। यहाँ पर मूविंग बॉल जो है ये कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा को दर्शाने वाला काम कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को। अब इसका फॉर्मूला है, इस बात को भी समझ लीजिए कि फॉर्मूला क्या बोलता है। गतिज ऊर्जा जो होती है हाफ mv स्क्वायर के बराबर होती है, जहाँ पर m होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान, v उसकी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो हाफ mv स्क्वायर ये होता है गतिज ऊर्जा। पोटेंशियल ऊर्जा क्या होती है, mgh, जहाँ पर m द्रव्यमान होता है, g जो है गुरुत्वीकरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और h का होता है ऊंचाई, हाइट। ये बात आपको याद रखनी है। फॉर्मूला भी कई बार पेपर में जो है आपको पूछ लेता है। अब एक बात याद रखनी है कि किसी भी निकाय में जो कुल ऊर्जा का मान होता है वो होता है कांस्टेंट। बोलने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो याद रखना, किसी भी निकाय का गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल ऊर्जा हमेशा क्या होता है, नियत होता है, मतलब कि कांस्टेंट होता है। इसी को एनर्जी कंजर्वेशन लॉ बोला जाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसी भी निकाय का कुल ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा प्लस जो स्थितिज ऊर्जा है, दोनों का मान अगर जोड़ दिया जाए तो वह कुल ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, नियत होगी। इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब आगे आते हैं वर्क। वर्क मतलब कार्य। कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल गुणित विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बात आपको याद रखना है। और इसकी इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई होती है जूल, ये आपको याद रखना है। तो बल गुणित विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, तो ये होता है वर्क। अगर किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है इस पे F फोर्स लगा करके इसको x दूरी तक क्या विस्थापित कर दिया जाए तो यहाँ पर जो कार्य किया गया है वो होता है F इंटू डी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है, जिसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा, याद रखना है। एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क जो हमने देखा, इसका भी यूनिट क्या होगा, जूल होगा। पावर की बात करें, पावर शक्ति, रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो कार्य करने की दर होती है, कार्य करने की जो होगी दर, समय के अनुसार से कार्य करने की दर, तो कार्य अपॉन समय, एक प्रकार से उसी को हम क्या बोलेंगे, जो है पावर बोलेंगे। या रेट ऑफ यूजिंग एनर्जी, ऊर्जा खपत करने की दर को ही क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो यहाँ W/T लिख लो या E/T, दोनों एक ही बात है। और इसकी यूनिट क्या होती है, वाट या फिर जूल प्रति सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, पेपर में पूछा जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, वाट या फिर जूल प्रति सेकंड। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैंने आपको इसका कन्वर्जन भी बताया था इलेक्ट्रिसिटी में कि किस प्रकार से हम एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो है जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जूल में कन्वर्ट करते हैं ऊर्जा में। अब आगे आते हैं नेक्स्ट 5 स्टेट ऑफ मैटर, 5th स्टेट ऑफ मैटर। तो ये भी एक अब ये अगला टॉपिक हम यहाँ पर देख रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है, किसी भी द्रव्य की 5 अवस्था हो सकती हैं। 3 अवस्था तो हम जानते हैं, क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 अवस्था तो हमको पता है। लेकिन ऊर्जा के आधार पर ही इन 5 स्टेट ऑफ मैटर को जो है परिवर्तित किया गया है। सबसे लो एनर्जी अगर पूछें किस अवस्था की होती है तो ये एक एडवांस स्टेट ऑफ मैटर है जिसको बोलते हैं BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और सबसे हाई एनर्जी स्टेट में पूछा जाए कौन सा मैटर स्टेट ऑफ मैटर होता है तो वह है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा सबसे अत्यधिक ऊर्जा वाली अवस्था है किसी पदार्थ की, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट सबसे निम्न ऊर्जा अवस्था वाली जो है आपको याद रखना है स्थिति है किसी भी पदार्थ की। तो पदार्थ की अगर हम इस ऊर्जा के हिसाब से बात करें कि ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे कम ऊर्जा किस अवस्था की होगी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। उसके बाद ज़्यादा किसकी होगी, सॉलिड, उसके ज़्यादा लिक्विड, उससे ज़्यादा गैस, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस पदार्थ किस अवस्था में होगी, तो आंसर होगा प्लाज्मा। तो किसी भी पदार्थ की 5 अवस्था, सॉलिड, लिक्विड, गैस तो हम जानते ही हैं, लेकिन आपको 2 और भी याद रखना, एक तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, किसी भी गैस को अत्यधिक निम्न ताप पर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे अगर रख दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोल देते हैं। जबकि किसी गैस को अत्यधिक उच्च तापमान पे गर्म कर दिया जाए, अत्यधिक ताप पर, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो उसके जो अणु हैं गैस के वो हो जाएंगे आयनित, और उस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलते हैं। तो याद रखना, प्लाज्मा अत्यधिक उच्च ऊर्जा वाला जो अवस्था है ये आपको याद रखना है। जबकि अत्यधिक निम्न ऊर्जा अवस्था वाली कौन सी द्रव्य की अवस्था है, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इनको आपको यहाँ पर याद रखना है। अब हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर में आपको पूछ लिया कि लेज़र, न्यूट्रॉन स्टार, क्वांटम कंप्यूटर, ये सब किस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर के एग्जांपल हैं, तो याद रखना यहाँ पर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मतलब सबसे निम्न तापीय जो अवस्था है किसी पदार्थ की, वो
जो है उसके उदाहरण के तौर पे आपको लेज़र, न्यूट्रॉन स्टार या क्वांटम कंप्यूटर देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस प्रकार से किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। अगर किसी सॉलिड को आप गला देंगे, मेल्ट कर देंगे, गलन करेंगे, तो उससे क्या बनेगा? द्रव बनेगा। तो गलना, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक प्रकार से यहाँ पर मेल्टिंग बोल देते हैं, लिक्विड में होना। लिक्विड को सॉलिड में करना है तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीजिंग अवस्था बोलते हैं। इसके बाद में आते हैं हिमांक, जिसको आप जानते होंगे, है ना, तो आगे आते हैं गैस और लिक्विड में। तो लिक्विड से गैस बनाना क्या? वाष्पन या वेपराइजेशन। और अगर मान लीजिए गैस से लिक्विड बनाना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन बोल देंगे, ठीक है। अगर गैस से सॉलिड बनाना है तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन, ये आपको याद रखना है। जबकि सॉलिड से सीधे गैस, इसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन या फिर क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। इन चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर गैस से प्लाज्मा बनाना है तो उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन, और प्लाज्मा से अगर गैस बनाना है तो उसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन। तो ये कुछ मेथड का नाम है कि किस प्रकार से किसी भी पदार्थों की अवस्था में हम परिवर्तन कर सकते हैं, और उस अवस्था में परिवर्तन का जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है, अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आने वाले टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है साउंड के बारे में, ध्वनि, ठीक है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है CGPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ध्वनि के बारे में। तो ध्वनि जो है एक ऊष्मा का रूप है, एक ऊर्जा का रूप है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। साथ ही साथ यह रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन है। बोलने का मतलब, जब भी हम देखेंगे कहीं पर भी कंपन होगा तो वहाँ से ध्वनि क्या होगी? उत्पन्न होगी। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि एक प्रकार की लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात कि ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड मीडियम इज़ रिक्वायर्ड। मे बी सॉलिड, लिक्विड, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन मीडियम जरूरी होता है इसको आगे बढ़ने के लिए। तो ये 4 पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम डिस्कस करते हैं, चलिए। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि साउंड जो है मैंने आपको बोला लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो ये वेव इस प्रकार से है, लेकिन अगर हम इसके वेव के बनने के पैटर्न को देखें तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? यहाँ पर जो वेव्स हैं वो पास में नहीं है, यहाँ पर दूर में है, और यहाँ पर डेंस हैं। तो आपको रेयरेफ्रैक्शन और कंप्रेशन, बोलने का मतलब आपको हिंदी में अगर हम बोलें तो यहाँ पर आपको विरलन और जो है सघन क्षेत्र देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंप्रेशन, जिसको हम सघन क्षेत्र बोल रहे हैं, और यहाँ पर रेयरेफ्रैक्शन, जिसको हम विरलन बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वेव बनती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि यह लॉन्गिट्यूडनल वेव है। देखो, ऐसे वेव की बात करें, अगर तरंगों की बात करें, 2 प्रकार की तरंग होती है, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरा मैकेनिकल वेव। ये 2 क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। अगर हम बात करें साउंड वेव की, तो साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। एक प्रकार से अगर हम बोलें इसको, तो यह जो है अनुदैर्ध्य तरंग होती है। एक बात आपको याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। जबकि दूसरी वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, याद रखना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि लाइट कौन सी है? तो लाइट जो है एक प्रकार से वो है ट्रांसवर्स वेव, और साउंड वेव जो है वो एग्जांपल है किसकी? लॉन्गिट्यूडनल वेव की। आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ट्रांसवर्स वेव में अगर आप देखें तो लाइट वेव, एक्सरे, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सारी की सारी ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जबकि साउंड वेव अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो क्या फ़र्क होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर मान लो तरंग इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और साथ ही साथ उसका जो मूवमेंट है तरंग का, ठीक है, तो वो डिस्टर्बेंस जो पैदा हो रहा है तरंग में, उसका डिस्टर्बेंस का डायरेक्शन अगर तरंग की दिशा में ही इस प्रकार से हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्या? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड जो है इस प्रकार की वेव है जिसमें उसका जो मूवमेंट है वो कैसा हो रहा है? इस तरीके से हो रहा है। जबकि अगर हम बात करें बेसिकली लाइट की, तो लाइट का जो डिस्टर्बेंस का डायरेक्शन होता है वो ऊपर नीचे होता है, और प्रोपगेशन का डायरेक्शन अगर इस प्रकार से, तो देखो लाइट ऊपर नीचे उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जबकि वेव मूव कर रही है, जबकि ये आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का आपको एंगल बनता हुआ दिख रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव।
तो बेसिकली आपको बस इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ध्यान रखनी है कि यहाँ से क्या होता है, कैसे होता है, इससे वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिंपल पूछेगा लाइट वेव कैसी वेव होती है, तो लाइट होती है ट्रांसवर्स, और अगर पूछेगा साउंड कैसी होती है तो वो होती है लॉन्गिट्यूडनल अर्थात अनुदैर्ध्य तरंगे। ओके, अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो फार्मूला से भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी वेव ले लो तो कोई भी वेव के दो जो पीक हैं उन पीक के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्ध्य, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और लैम्डा और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी भी जो वेव है उसका 1 सेकंड में कितना साइकिल पूरा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इसको हम बोलते हैं 1 साइकिल, ठीक है, ये वाला जो देख रहे हैं आप ये 1 साइकिल है, तो ये दूसरा साइकिल, ये तीसरा साइकिल। तो मान लीजिए कि 1 सेकंड में ऐसे जितने भी साइकिल पूरे होंगे, जितने भी चक्र पूरे होंगे, उसको हम उसकी आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो लैम्डा और फ्रिक्वेंसी एक दूसरे के जो है इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होते हैं, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो इनके बीच में ये संबंध है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ना मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम स्पीड के बारे में देखने वाले हैं, स्पीड और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर हम वायु में ध्वनि की चाल पे बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में इसकी जो चाल होती है वो 331 मीटर पर सेकेंड होती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर, एक सेकेंड, ये जो यूनिट है उसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, या इसी को हम और करके लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम आगे बात करते हैं। तो 0 डिग्री पे जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो होता है 331 मीटर पर सेकंड। अगर हम बात करें 22 डिग्री सेंटीग्रेड में तो ये बढ़ के हो जाती है 344 मीटर पर सेकंड। इसके बाद अगर हम बात करें 25 डिग्री सेल्सियस में अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड जो होती है साउंड की वो 346 मीटर पर सेकंड हो जाती है। मतलब आपको एक यहाँ से रिलेशनशिप मिल रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, इंक्रीज होती है। जबकि अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट की तो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जबकि स्पीड ऑफ साउंड अगर हम बात करें तो वो 0 डिग्री पे 331 होती है, 22 डिग्री पे 344 मीटर पर सेकंड होती है, और 25 पे 346 मीटर पर सेकंड होती है। तो कहीं ना कहीं हम बोल रहे हैं यदि माध्यम का तापमान बढ़ेगा, इफ़ टेम्परेचर ऑफ मीडियम इंक्रीजेस स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो इंक्रीजेस। ये सीधा संबंध है स्पीड ऑफ साउंड और टेम्परेचर ऑफ मीडियम में, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर आपको पेपर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा स्पीड साउंड की किस में होगी, सॉलिड मीडियम में होगी, लिक्विड मीडियम में होगी या फिर गैसियस में, तो ये आपको याद रखना है कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है और सबसे कम जो है स्पीड ऑफ साउंड वो गैस में होती है। क्लियर, इस बात को भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इन दोनों चीज़ों से क्वेश्चन पूछता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, इको क्या होता है। देखो इको जो होता है, अगर आप एक पूरा का पूरा हॉल अगर खाली है, आप वहाँ पर कुछ बोलेंगे तो साउंड रिपीट होकर आपके पास में आएगी, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं, या हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि इको को सुनने के लिए कम से कम जो साउंड आपने निकाला है और उसको टकरा के आने में, जो वॉल है मान लो उसे वो टकरा के आने में जो है 0.1 सेकंड का टाइम उसको लेना चाहिए, क्योंकि 0.1 सेकंड तक आपके जो माइंड है उसमें साउंड बनी रहती है। तो कम से कम 0.1 सेकंड के बाद में ही साउंड आना चाहिए, तभी आपका मस्तिष्क जो है उस साउंड को पहचान पाएगा। अब आगे बात करते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको क्लियरली इको सुनना है तो उसके लिए जो सोर्स है साउंड का, ठीक है, स्रोत, और जो अवरोधक है जहाँ से टकरा के आ रही रिफ्लेक्टिव जो सरफेस है, वहाँ से आने में दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मिनिमम कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर होता है 17.2 मीटर। ये आपको याद रखना है कि एक क्लियर इको सुनने के लिए जो स्रोत होता है, मतलब जो साउंड निकाल रहा है, और साथ ही साथ जहाँ से साउंड टकरा के वापस आ रहा है रिफ्लेक्टिव सरफेस, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर होना ही चाहिए, तभी इको प्रॉपर जो है सुनाई देगी। ये आपको ध्यान में रखना है ना। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल यहाँ इससे आपको देख लीजिए कि अगर हम बात करें कि मनुष्य कितने फ्रीक्वेंसी तक के साउंड को सुन सकता है, इसी को हम ऑडिटरी फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड या श्रव्यता का परिसर बोलते हैं। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, या फिर इसी को हम बोलते हैं 20 किलो हर्ट्ज, मनुष्य जो है
साउंड की फ्रिक्वेंसी अगर इस रेंज में है तो उसको सुन पाएगा, उसके ईयर सेंसिटिव है इस फ्रिक्वेंसी के लिए। लेकिन अगर 20 हर्ट्ज से कम की फ्रिक्वेंसी हुई तो मनुष्य नहीं सुन सकता। उस साउंड को हम बोलते हैं इंफ्रासाउंड। तो इंफ्रासाउंड वो साउंड है जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, जबकि अल्ट्रासाउंड वो है जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ये आपको याद रखना है। तो अल्ट्रासाउंड 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की साउंड को बोलते हैं, जबकि 20 हर्ट्ज से कम की साउंड को हम इंफ्रासाउंड बोलते हैं। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल गेंडा हो गया, राइनोज, हाथी हो गया, वेल हो गए, ये कैसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं? ये इंफ्रासाउंड पैदा करते हैं। जबकि जो बैट्स हो गए, चमगादड़, डॉल्फिन हो गया, पॉपॉइज हो गए, ये सारे के सारे अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस करने वाले में एलिफेंट, मोल, ये सब आप देख सकते हैं, जबकि बैट और डॉल्फिन वगैरह जो हैं ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और 20 से लेकर 20,000 तक जो है मनुष्य सुन सकता है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है ना। आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन पेपर में अल्ट्रासाउंड से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहीं भी जब आपको मशीन के पार्ट्स को क्लीन करना है, साफ़ करना है, और हम वहाँ पर जो है नॉर्मल फिजिकल तरीके साफ़ नहीं कर सकते क्योंकि पहुँचना आसान नहीं होता है, तो क्लीनिंग करने के लिए हम फिर वहाँ पर यूज़ करते हैं अल्ट्रा जो सोनिक साउंड होते हैं, उसका हम क्या करते हैं वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा जो दूसरा इसका यूज़ आपको मैं बता रहा हूँ, सोनार में इसका यूज़ करते हैं। सोनार क्या है? साउंड एंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, उसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कोई मेटल ब्लॉक है, उसमें क्रैक का पता लगाना है, तो उस क्रैक को पता लगाने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी आपने सुना होगा कि अंदर के बॉडी के अंदर के पार्ट्स के इमेज जो है देखने के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज़ करते हैं, है ना। इसके अलावा किडनी का जो स्टोन होता है, किडनी स्टोन जिसको पथरी बोलते हैं, उसको भी तोड़ने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में, वो उसके लिए भी हम अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। तो बिना ऑपरेशन के अगर किडनी के स्टोन को तोड़ना है तो उसके लिए सिंपल चीज़ क्या है? अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके ये हम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें सोनार की, तो यहाँ पर आप देख रहे हो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जिसको हम बोलते हैं। तो सोनार का यूज़ बेसिकली किसके लिए करते हैं? अगर मान लो आपको समुद्र की गहराई पता करना है, बॉटम ऑफ सी जानना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अगर मान लो पनडुब्बी में सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है? पनडुब्बियों में, मतलब कि सबमरीन्स में किया जाता है। तो दुश्मन की सबमरीन को पता लगाने के लिए कितना दूर है, तो उसके लिए बेसिकली अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। बैट्स, चमगादड़ भी अपने शिकार को करने के लिए कि उसकी दूरी कितनी है उसका पता लगाने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का जो है क्या करती है, वो उपयोग करती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको अल्ट्रासाउंड का यूज़ बताया। वो अल्ट्रासाउंड का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सोनार का फुल फॉर्म पूछा जाता है। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग को बोला जाता है अल्ट्रासाउंड का जो है एक एप्लीकेशन है सोनार। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर याद रखना है ना। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉपलर इफेक्ट। साउंड से एक चीज़ और पूछी जाती है, डॉपलर इफेक्ट के बारे में। डॉपलर इफेक्ट क्या है? सिंपल इसको मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो ये सोर्स ऑफ साउंड है और ये ऑब्जर्वर ए की ओर मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर बी से दूर जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, जब ये कोई सोर्स ऑफ साउंड ऑब्जर्वर की ओर मूव करता है, उसकी ओर जाता है, तो पिच जो है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। और पिच जो है डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करूँगा, उसके बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है कुछ चीज़ें। ठीक है, तो मैं वहाँ पर आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पिच की, PITCH। पिच क्या होता है? पिच बेसिकली साउंड की एक क्वालिटी है, एक गुण धर्म है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर मैं बोलूं कि हाई पिच साउंड ड्रॉ करो तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा ये हाई पिच साउंड है। अगर मैं बोलूं कि लो पिच साउंड ड्रॉ करो तो ये लो पिच साउंड है। तो एक प्रकार से अगर मैं बोलूं कि जिस भी साउंड की फ्रीक्वेंसी अधिक होगी उसकी पिच भी क्या होगी? उच्च होगी। इसी को हम तारतत्व भी बोलते हैं, याद रखना, तारतत्व बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। तो पिच हाई होना मतलब फ्रीक्वेंसी हाई होना। अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो समझ लीजिए पिच भी उसकी क्या होगी? लो होगी। तो यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट में क्या बोलता है कि यदि कोई सोर्स ऑफ साउंड जो है ऑब्जर्वर की ओर मूव कर रहा है, तो उसकी पिच क्या होती है? इंक्रीज होती है। उसकी पिच क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो फ्रिक्वेंसी भी अल्टीमेटली हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? इंक्रीज होती है। अगर वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है मान लीजिए, तो पिच उसको महसूस होगी डिक्रीज होती हुई, अर्थात फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती हुई। इसी चेंज जो हो रहा है फ्रीक्वेंसी में या पिच में, इसी को हम क्या बोलते हैं? डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव बोला जाता है। अब यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि इसका उपयोग क्या है, अनुप्रयोग। तो डॉपलर का जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पुलिस मान लीजिए क्या कर रही है
बहुत ज़्यादा स्पीड में कोई बाइक चला रहा है तो उसको वो कुछ मशीन के द्वारा सेंस कर लेती है कि इसकी स्पीड कितनी जा रही है, वो स्पीड को लिमिट को क्रॉस तो नहीं कर रहा है उस रोड में। तो वाहनों की जांच करने के लिए जो पुलिस उपयोग की जाती है वही डॉपलर इफेक्ट के बेसिस में काम करता है। इसके अलावा हवाई अड्डे पे विमान को मार्गदर्शन करने के लिए, मतलब कि उसको रास्ता दिखाने के लिए, वे दिखाने, नेविगेशन के लिए जो है डॉपलर इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो एयरफोर्स वगैरह होती है, सेना वगैरह आर्मी जो होती है, उसमें वो जो एनिमीज़ के जो भी उसके फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उसको पता लगाने के लिए भी डॉपलर इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ डॉक्टर जो है वो हार्ट बीट का पता लगाने के लिए, ब्लड फ्लो का पता लगाने के लिए डॉपलर इफेक्ट क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि पेपर में पूछा कि भाई साउंड की जो एम्पलीट्यूड है, जिसको हम आयाम बोलते हैं, ठीक है, आयाम, तो उसकी इकाई क्या होती है एम्पलीट्यूड की, तो यहाँ पर आपको याद रखना है डेसिबल। डेसिबल जो है क्या होती है, साउंड की एम्पलीट्यूड की इकाई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि ये एक साउंड है और यहीं पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये दूसरा साउंड है, तो यहाँ पर इसका जो हाइट है आप देख रहे हैं ज़्यादा है, तो इसका डेसिबल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये आपको याद रखना है। तो साउंड की जो एम्पलीट्यूड होती है, आयाम, उसका जो इकाई होता है वो डेसिबल होता है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि WHO के अनुसार जो 80 dB साउंड होता है, 80 dB का जो साउंड होता है वो आपको ध्यान रखना है कि 80 dB से ऊपर का जो साउंड होता है उसको माना जाता है नॉइस, शोर माना जाता है, शोर या फिर उसको बोलते हैं नॉइस। नॉइस मतलब क्या होता है, अनवांटेड साउंड, अवांछनीय ध्वनि को हम बोलते हैं शोर, ठीक है। तो WHO के अनुसार 80 dB या उससे अधिक डेसिबल के साउंड को शोर का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वह जो है मनुष्य में कई प्रकार के मानसिक तनाव पैदा करता है या मानसिक रोग पैदा कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है साउंड का। इसके बाद हम जो है डिस्कस करते हैं अगला पार्ट हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। ये हमारा आखिरी टॉपिक है इस महामैराथन का, जो कि फ़िज़िक्स का है। और इसके बाद में हमारा फ़िज़िक्स का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ इस आखिरी पार्ट को स्टार्ट करने से पहले, कि इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी अर्थात पर्यावरण पे आएगा, जिसमें एक ही वीडियो में हम सारी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम कवर कर लेंगे। तो हमने ऑलरेडी एक और टॉपिक हमने एनर्जी का किया हुआ है, ऊर्जा का, उसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी मैंने शॉर्ट में बताया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और तथ्य हैं जो अभी कवर किए जाने हैं, जिसको हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नाभिकीय एनर्जी की बात करें या न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो इसका मेन रीज़न है या इसका उत्पत्ति का जो स्रोत है वो है नाभिकीय अभिक्रिया, बोलने का मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन। और ये होती है दो प्रकार की, एक होती है विखंडन, एक होती है संलयन। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। सबसे पहले मैं संलयन के बारे में आपको बताता हूँ। जब भी दो हल्के नाभिक आपस में संलयित होकर, फ्यूज होकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आपको पूछा कि ऐसी कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया है जो प्रकृति में प्राकृतिक तौर पर हो रही है, तो याद रखना जितनी भी तारे हैं, जितने भी सूर्य हैं, इसके अंदर जो नाभिकीय अभिक्रिया घटित हो रही है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थात संलयन की अभिक्रिया संपन्न हो रही है। इस बात को आपको याद रखना है। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट बात ये पूछा जाए कि सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का स्रोत कौन सी अभिक्रिया है, तो आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, संलयन एक ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया है जो प्रकृति में प्राकृतिक तौर पे घटित हो रही है, अर्थात सूर्य के अंदर और सारे तारों के अंदर जो ऊर्जा का स्रोत का मुख्य कारण है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। इस बात को आपको याद रखना है। तो कई बार आप न्यूज़ सुनते हैं चाइना ने आर्टिफिशियल सन बना लिया, कृत्रिम सूर्य बनाया गया, कभी अमेरिका ने बनाया, तो ये सब और कुछ नहीं, ये बेसिकली एक रिसर्च चल रहा है, एक अनुसंधान चल रहा है, जिसके अंतर्गत ऐसे रिएक्टर बनाए जा रहे हैं जिसको हम टोकामक के नाम से जानते हैं। टोकामक एक मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस है, मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस या मैग्नेटिक फ्यूजन रिएक्टर है, जिसके अंदर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया संपन्न कराई जा रही है। और इसमें विश्व के कई देशों ने जो है इसमें सफलता हासिल की है और एक अंतर्राष्ट्रीय ITER प्रोजेक्ट है जिसका भारत भी जिसका जो है एक प्रकार से भाग है। अब आगे बात करते हैं विखंडन की, न्यूक्लियर फ्यूजन की, नाभिकीय विखंडन की। जब एक भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है तो उसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। अब ये संलयन की जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के दौरान ह्यूज क्वांटिटी में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिस प्रकार से संलयन में भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अभी मैं आगे आपको बताऊं तो ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं अभी, ये अभिक्रिया है बेसिकली नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया। यहाँ पर एक यूरेनियम नाम का जो नाभिक है, इसमें हम न्यूट्रॉन, बहुत फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जो है
अत्यधिक उच्च गतिशील न्यूट्रॉन से इसमें बम्बार्डिंग कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप ये दो छोटे नाभिकों बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर 235 ये इसका जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या है, और यहाँ पर देखिए 139 और 95 इससे कहीं छोटे हैं और कम भार के हैं, इसमें इसका विखंडन हो रहा है और यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अब इसी ऊर्जा का उपयोग हम दो तरीके से कर सकते हैं। यदि यह अभिक्रिया नियंत्रित तौर पे कराई जा रही है नाभिकीय रिएक्टर के अंदर में, तो इससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। अगर यही अभिक्रिया अनियंत्रित तौर पे नाभिकीय बम के रूप में की जा रही है, जिसको परमाणु बम बोलते हैं, तो वह एक नाभिकीय जो है विस्फोटक की तरह या न्यूक्लियर वेपन की तरह काम करेगा। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की, अर्थात नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया, जो कि किसी एक नाभिकीय संयंत्र के अंदर, एक नाभिकीय रिएक्टर के अंदर में कराई जाती है। अब अगर हम बात करें नाभिकीय रिएक्टर की, तो ये आप नाभिकीय रिएक्टर का मेन कोर एरिया देख रहे हैं। इस कोर एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको पूछे मान लीजिए कि इस नाभिकीय रिएक्टर में कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, या तो यूरेनियम, या तो प्लूटोनियम, या तो थोरियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो है ईंधन, नाभिकीय ईंधन, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बोल रहे हैं कि यह नियंत्रित अभिक्रिया हम करा रहे हैं, तो नियंत्रित करने के लिए कुछ यहाँ पर मॉडरेटर, अर्थात जिसको हम बोलते हैं मंदक, एक प्रकार से मॉडरेटर का नाम होता है मंदक। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कंट्रोल रॉड, जिसको हम नियंत्रक छड़ें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नियंत्रक छड़ें। ठीक है, तो अगर मॉडरेटर मंदक के तौर पे किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, पूछा जाएगा आपको पेपर में, तो याद रखना है ग्रेफाइट और भारी जल, हैवी वाटर। ठीक है, मंदक का काम होता है जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं उसकी ऊर्जा को कम करना, जबकि कंट्रोल रॉड, नियंत्रक जो छड़ें होती हैं, जो ये कैडमियम और बोरॉन से बनाई जाती है, इसका मुख्य कार्य होता है जो भी न्यूट्रॉन होता है एक्स्ट्रा, उस न्यूट्रॉन को क्या करना, बेसिकली अवशोषित कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। क्योंकि मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको तोड़ने में किसका इंपॉर्टेंट रोल है, न्यूट्रॉन। तो अगर हमको इस रिएक्शन को कंट्रोल करना है, तो हमको न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और न्यूट्रॉन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, न्यूट्रॉन को हम दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, या तो उसकी स्पीड को कम कर दें, या फिर जो ज़्यादा न्यूट्रॉन हम बना रहे हैं उस न्यूट्रॉन के बेसिकली उसको हम क्या कर ले, अवशोषित कर ले यहाँ पर। तो इस तरीके से हम जो है एक नाभिकीय अभिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। कूलेंट के तौर पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं शीतलक के तौर पे, कूलेंट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं हैवी वाटर और नॉर्मल वाटर का, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो पेपर में पूछा जाता है वो मैंने आपको बताया, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं अगले, जो कि नाभिकीय जो संलयन की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए संलयन में क्या हो रहा है, ये है ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और जो है ये बेसिकली हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। ये जब आपस में संलयित हो रहे हैं तो एक बड़ा नाभिक हीलियम का निर्माण कर रहे हैं और बहुत ही मात्रा में ऊर्जा निकल रही है। इसी बेसिकली को हम बोला सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का कारण जो है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है। ठीक है, अब ये एक प्रोजेक्ट है ITER प्रोजेक्ट, इसको हम बोलते हैं, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। तो यहाँ पर जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं टोकामक। टोकामक क्या होता है, टोकामक वह एक नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें नाभिकीय संलयन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है संपन्न कराया जाता है। इस बात को आपको यहाँ याद रखना है। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये प्रोजेक्ट जो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च अर्थात जो कि नाभिकीय संलयन का जो अनुसंधान चल रहा है, एक मेगा प्रोजेक्ट जो कि 1985 से स्टार्ट हुआ है, जिसी को हम ITER प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ पर जान रहे हैं। इस ITER प्रोजेक्ट में अगर हम बात करें तो चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, कोरिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट मिला करके ऐसे 35 जो हैं देश इसमें शामिल हैं और इनके द्वारा बनाया गया है वर्ल्ड लार्जेस्ट टोकामक। और अगर हम बात करें टोकामक क्या है, तो मैंने आपको बताया कि टोकामक जो है एक मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस है जिसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है ताकि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उपयोग करके जो है हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकें। ये बात आपको ध्यान रखना है। और अगर बात की जाए इंडिया की, तो देखिए चाइना ने भी HLL2M टोकामक नाम का जो है चाइना लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च डिवाइस ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसको आर्टिफिशियल सन कहा जाता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है ITER प्रोजेक्ट को 2005 में इन्होंने ज्वाइन किया था। और साथ ही साथ अगर मैं बताऊं तो इंडिया जो है इस पूरे प्रोजेक्ट में क्रायो स्टेट नाम की एक संरचना, जिसका मेन कार्य क्या होता है कि उस पूरे मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस टोकामक को ठंडा करना, शीतलक का काम करना।
काम करने के लिए उन्होंने क्रायोस्टेट नाम का एक कूलिंग डिवाइस जो है बना करके उसमें भेजा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक जो है वो होता है कंप्लीट, और हमारा जो है ये पूरा का पूरा जो मेगा जो एक प्रकार से सीरीज़ था फिजिक्स का महामैराथन सीरीज़, ये कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। तो इन वीडियोस के ज़रिए आपको अगर हेल्प मिल रही है तो आप ज़रूर से लाइक करें और कमेंट करें, और जल्द ही मैं जो है इस वीडियो के डालते ही कुछ देर के बाद में मैं आपके लिए सेकंड वीडियो जो है रिकॉर्ड करने वाला हूं, जो कि है महामैराथन इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी, और जो कि मोस्ट प्रॉबेबली आपको कुछ घंटों के बाद में ही आपको ये मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।